हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में शुरू हुई धान की खरीदी। 2450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरकार खरीदेगी धान। करीब 60 लाख क्विंटल का है लक्ष्य। झारखंड में आज 15 दिसंबर से धान खरीद की शुरुआत हुई है। इस साल सरकार ने 2,51,072 किसानों से 2,450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करीब 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार द्वारा गठित 834 धान अधिप्राप्ति में से पहले दिन 82 स्थानों पर धान खरीद की शुरुआत हुई। राजधानी रांची के नामकुम स्थित लैंप्स पर धान खरीद की शुरुआत जिला आपूर्ति पदाधिकारी राम गोपाल पांडे ने की। इस मौके पर किसानों ने बिचौलियों से बचाने के लिए सरकार से धान खरीद का समय नवंबर के दूसरे सप्ताह में रखने का आग्रह किया। किसानों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि यदि ससमय भुगतान हो और धान खरीद कर ली जाए तो बिचौलिए हावी नहीं होंगे, मगर सरकार हर साल देर से इसकी शुरुआत करती है। इस वजह से किसान पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए बिचौलिए को धान बेच देते हैं। झारखंड सरकार ने धान खरीद में गड़बड़ी रोकने के लिए जहां 2G के बजाय 4G पॉस मशीन का इस्तेमाल इस साल से शुरू किया है, वहीं प्रतिदिन किसानों को धान खरीद के पैसे के भुगतान से पहले सरकारी कर्मी या जनसेवक को पंचिंग करना अनिवार्य किया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी राम गोपाल पांडे के अनुसार रांची में कुल 43 धान अधिप्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं, जहां आज शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को भुगतान को लेकर कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 2 करोड़ राशि प्राप्त हो चुकी है, जिससे सरकार द्वारा निर्धारित 2 से 7 दिन के अंदर डीबीटी के माध्यम से राशि चली जाएगी। इस मौके पर नामकुम लाम्स के मैनेजर नीरज कुमार ने कहा कि धान अधिप्राप्ति के लिए रजिस्टर्ड किसानों को मैसेज करके निर्धारित दिन में आने के लिए कहा जाता है। उन्होंने कहा कि किसानों को भुगतान में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए जो समय दिया गया है उसी के तहत उन्हें भुगतान मिलेगा। नामकुम लैम्स के अध्यक्ष आरती कुजूर कहती हैं कि इस साल अच्छी बारिश होने की वजह से धान का पैदावार भी बढ़िया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि किसान बढ़ चढ़कर धान अधिप्राप्ति केंद्र में अपना धान बेचने का काम करेंगे। सरकार के निर्णय के अनुसार आज से 31 मार्च 2026 तक सभी लैंप्स में धान खरीदे जाएंगे। रिम्स के डीआईजी ग्राउंड में लगातार चल रहा बुलडोजर, प्रभावित लोगों ने की मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई जारी है। रिम्स के डॉक्टर्स आवासीय कॉलोनी में कई दिनों तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाने के बाद अब डीआईजी ग्राउंड के चारों ओर रिम्स की जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है। सोमवार को डीआईजी ग्राउंड के पूर्वी भाग में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व कर रही कार्यपालक दंडाधिकारी साइनी तिग्गा ने कहा कि मैदान के पूर्वी इलाके में लगभग आधा दर्जन पक्के मकान अतिक्रमित जमीन पर बना लिया गया है। इन सभी निर्माण को तोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि ये लोग घर खाली नहीं कर रहे थे। जब अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची तो उसके बाद लोगों ने घर खाली करना शुरू कर दिया है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट साइनी तिग्गा ने कहा कि बड़ी संख्या में जिला पुलिस के जवानों के साथ साथ मजदूरों को अतिक्रमण हटाओ अभियान में लगाया गया है। अभी तक 3 जेसीबी लगाए गए थे। मंगलवार से अतिक्रमण हटाने के काम में लगे लोगों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। डीआईजी ग्राउंड के पूर्वी उत्तरी भाग में बने बहुमंजिला अपार्टमेंट को तोड़ने की कार्रवाई जारी है। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण विभाग और नगर निगम द्वारा ही अपार्टमेंट को तोड़ा जा रहा है। सोमवार को जिन लोगों के पक्के और आलीशान मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई, उन मकानों में रहने वाले लोगों ने कहा कि उन्होंने रैयत से जमीन खरीदी, सीओ कार्यालय से जमीन का म्यूटेशन हुआ, नगर निगम ने नक्शा पास किया, बैंक से होम लोन मिला और इसी महीने में ही बड़गाई सीओ ने लगान भी लिया, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनका घर अवैध है। रिम्स के सेवानिवृत्त चिकित्सक डॉक्टर आईबी चौधरी ने कहा कि रिटायर होने के बाद मिली सारी राशि घर में लगा दी, लेकिन अब इस बुढ़ापे में हम बेघर हो रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? पीड़ित महिलाओं ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहां 17 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है। ऐसे में प्रशासन कम से कम सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक राहत तो देते। पश्चिम बंगाल से बिहार जा रही थी शराब, बड़ी खेप को पुलिस ने किया जब्त। अवैध शराब के खिलाफ दुमका पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला से दुमका के रास्ते बिहार जा रही शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया है। यह शराब एक मिनी ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था। ट्रक से 4 ड्रम स्प्रिट 800 लीटर भी बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। दुमका पाकुड़ जिला की सीमा पर स्थित गोपीकांदर थाना के पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की, जिसमें पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के मुरारोई इलाके से दुमका की ओर आ रहे एक मिनी ट्रक को जब्त किया गया। गोपीकांदर थाना प्रभारी सुमित कुमार भगत को यह सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की मिनी ट्रक में अवैध शराब ले जाया जा रहा है। सूचना के सत्यापन और वरीय पदाधिकारियों के आदेश पर पुलिस टीम ने गोपीकांदर थाना के कारूडीह मोड़ के पास दुमका पाकुड़िया रोड पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसी क्रम में एक मिनी ट्रक से 110 पेटी शराब, जिसमें 5280 पीस और 800 लीटर स्पिरिट बरामद किया गया। दुमका डीएसपी मुख्यालय इक्कुट डुंगडुंग और प्रशिक्षु डीएसपी आकाश भारद्वाज की उपस्थिति में किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि चेकिंग के दौरान पाकुड़िया की तरफ से आ रहे एक पिकअप वैन को रोका गया। तलाशी लेने पर गाड़ी में काले तिरपाल के नीचे भारी मात्रा में शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने गाड़ी से 110 पेटी शराब बरामद की, जिसमें एक ब्रांड के 5280 टेट्रा पैक मिले। इन पैकेटों पर केवल उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु लिखा हुआ था।
रामगढ़ में बाइक और हाईवा की जोरदार टक्कर में एक की मौत, एक युवक गंभीर। हजारीबाग के दाड़ी प्रखंड हेसालौंग पंचायत स्थित पंडराबौन जंगल से होकर गुजरने वाली सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कुछ दिनों पहले ही दो हाईवा आपस में दुर्घटनाग्रस्त होकर जलकर राख हो गए थे, जिसमें एक चालक की जलकर मृत्यु हो गई थी। आज फिर उसी स्थान पर एक और दुर्घटना हो गई। सड़क की हालत जर्जर है। आए दिन इस सड़क पर हादसे होते रहते हैं। आज गिद्दी से अपने मित्र के साथ जा रहे प्रभु भुइया के पुत्र की मृत्यु एक हाईवा के चपेट में आने से हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि हाईवा भी तेज रफ्तार में था और लड़कों की बाइक की रफ्तार भी तेज थी। दोनों ने अपना संतुलन खोया और दुर्घटना हो गई। बताया जाता है कि लड़कों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। दुर्घटना में प्रभु भुइया के पुत्र की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरे लड़के को ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सड़क खराब और ऊपर से वाहनों की तेज रफ्तार से आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं लोगों के कई बार शिकायत के बावजूद न सीसीएल प्रबंधन इस बात पर ध्यान देती है, न सरकार। रांची डीसी ने धान अधिप्राप्ति जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सोमवार को समाहरणालय परिसर से धान अधिप्राप्ति और विभागीय योजनाओं की जानकारी देने वाले जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत चल रहे धान खरीद अभियान की जानकारी किसानों तक पहुंचाएगा। धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया 15 दिसंबर 2025 से शुरू हो गई है। किसानों को केंद्र सरकार के एमएसपी 2369 रुपये प्रति क्विंटल के साथ राज्य सरकार की ओर से 81 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। इस तरह किसानों को कुल 2450 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान एक मुश्त और समय पर किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि रांची जिले में धान खरीद के लिए कुल 43 अधिप्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं। किसान ई उपार्जन मोबाइल ऐप के जरिए खुद पंजीकरण कर सकते हैं, स्लॉट बुक कर सकते हैं और भुगतान की स्थिति भी देख सकते हैं। सभी केंद्रों पर 4G ई-पॉस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है ताकि लेन देन सुरक्षित रहे। जागरूकता रथ के माध्यम से धान खरीद के साथ साथ पीडीएस, राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा योजना और उपभोक्ता अधिकार जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी। उपायुक्त ने किसानों से अपील की कि वे अपना धान सीधे सरकारी अधिप्राप्ति केंद्रों पर बेचें ताकि उन्हें एमएसपी और बोनस का पूरा लाभ मिल सके और बिचौलियों से बचा जा सके। लातेहार में हाथियों का आतंक, एक युवक की ले ली जान। लातेहार जिले के विभिन्न प्रखंडों में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक चरम पर पहुंच गया है। सोमवार को जंगली हाथियों ने बालूमाथ थाना क्षेत्र के भैंसादोन गांव निवासी युवक आर्यन ओराम की जान ले ली। युवक अपने खेत में रखवाली कर रहा था। इसी दौरान हाथियों ने हमला कर दिया। इस घटना के बाद से लोगों में काफी आक्रोश है। दरअसल युवक आर्यन ओराम अपने खेत में लगे आलू की खेती की रखवाली करने गया हुआ था। इसी दौरान अचानक जंगली हाथियों का झुंड खेत में पहुंच गया और फसलों को बर्बाद करने लगा। जंगली हाथियों को देखकर आर्यन ने भागने का प्रयास किया, परंतु एक हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला। इधर हाथियों के हमले की जानकारी मिलने के बाद आसपास के ग्रामीण वहां जमा हुए और शोर मचाने लगे। इसके बाद जंगली हाथी वहां से भाग गए। हालांकि तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद लातेहार रेंजर नंद कुमार महतो के निर्देश पर वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन की। टीम ने मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा भी दिया। इस संबंध में रेंजर नंद कुमार महतो ने बताया कि मृतक के परिजनों को 40,000 मुआवजे के रूप में दिया गया है, जबकि शेष राशि कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जंगली हाथियों को सुरक्षित वन क्षेत्र की ओर भगाने के लिए वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। यहां बताते चले कि लातेहार जिले के बालूमाथ, बरियातू, हेरहंज, चंदवा समेत अन्य प्रखंडों के कुछ इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक पिछले कई महीनों से लगातार जारी है। जंगली हाथियों ने अब तक सैकड़ों एकड़ भूमि में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं कई ग्रामीणों के घर को भी तोड़ डाला है। मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। झारखंड में बढ़ी रात की सर्दी, कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे, अगले कुछ दिन शुष्क ठंड का अनुमान। झारखंड में रातें और ठंडी हो गई हैं। मौसम केंद्र रांची की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कई जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे नीचे रिकॉर्ड किया गया, जबकि अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क और हल्का ठंडा बने रहने का अनुमान है। मौसम केंद्र रांची की हासिल मौसम रिपोर्ट के अनुसार रांची में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि जमशेदपुर में रात का पारा 12 डिग्री के आसपास रहा। डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री, बोकारो थर्मल में 12 डिग्री के करीब और चाईबासा में 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में न तो कोल्ड वेव की स्थिति दर्ज की गई और न ही घने कोहरे की। हालांकि रांची, जमशेदपुर और डाल्टनगंज में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा रहने की सूचना है। सबसे कम दृश्यता डाल्टनगंज में लगभग 300 मीटर रही, जबकि अन्य स्थानों पर यातायात पर असर डालने लायक कोहरा नहीं दिखा।
मौसम केंद्र रांची और अन्य पूर्वानुमान मॉडलों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक झारखंड में मौसम सामान्यतः शुष्क रहने की संभावना है और बारिश के आसार नगण्य हैं। दिन के तापमान में मामूली बढ़त के साथ अधिकतम पारा 22 से 25 डिग्री के बीच, जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रह सकता है, जिससे सुबह और देर रात सर्दी का एहसास बरकरार रहेगा। विधायक जयराम महतो का सांसद ढुल्लू महतो पर जुबानी हमला, कहा दूसरे पर आरोप लगाने वाले खुद भ्रष्टाचार में लिप्त। डुमरी विधायक जयराम महतो सड़क जाम मामले में अदालत में उपस्थित हुए। विधायक ने केंदुआड़ी गैस रिसाव मामले को लेकर भी मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखीं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सड़क जाम को लेकर गांव के 15 से 20 लड़कों के ऊपर मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में आज कोर्ट में हाजिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंदुआड़ी की घटना एक गंभीर मामला है, राज्य सरकार को विशेष रूप से पहल करने की जरूरत है। विधायक जयराम महतो ने कहा कि गैस रिसाव पर रोक और पुनर्वास दोनों व्यवस्था करने की आवश्यकता है। विधिवत विस्थापन जरूरी है। कोई भी गंभीर मसला होने पर सरकार प्रक्रिया में रहने का राग अलापती है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी करते करते गांव जमीन के नीचे चला जाएगा, लोग बीमारी से ग्रसित होंगे। प्रक्रिया नहीं बल्कि त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। रैयतों के सवाल पर विधायक जयराम महतो ने कहा कि जिन्होंने जमीन दी है उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, उनकी समस्याओं को अनसुना कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सप्ताह से गैस रिसाव जारी है। ऐसे में अगर किसी की मौत होती है तो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। इस घटना से सबक और सीख लेने की जरूरत है। विधायक जयराम महतो ने कहा कि जो कोयला राष्ट्र के विकास के लिए है, उस कोयले की कमाई माफियाओं के जेब में जा रही है। रैयतों की जमीन डंडा दिखाकर सरकार ले लेती है। उन्होंने कहा कि बड़ी शर्म की बात है कि राष्ट्र की संपत्ति का पैसा माफियाओं के जेब चला जाता है, जिससे लोकतंत्र की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा होता है। सांसद ढुल्लू महतो द्वारा बीसीसीएल सीएमडी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। इस सवाल के जवाब में विधायक ने कहा कि सांसद भ्रष्टाचार मुक्त रहते तो किसी पर आरोप लगा सकते थे। कोर्ट खुद कह रही है कि 40,000 करोड़ संपत्ति का उन्हें नोटिस दिया गया है। सांसद दोष मुक्त रहते और किसी पर आरोप लगाते तो अच्छा लगता। विधायक ने कहा कि सांसद खुद इतने दोषी हैं कि उनकी गंभीर बातों को लोग अनसुना कर देते हैं। वर्दी के इंतजार में युवा, देवघर में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को लेकर आक्रोशित युवा पहुंचे डीसी ऑफिस, जल्द बहाली की मांग। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों ने जिला समाहरणालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। युवाओं का कहना है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि श्रावण महीना खत्म होते ही देवघर में होमगार्ड की बहाली शुरू हो जाएगी, ताकि लंबे समय से तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अवसर मिल सके। लेकिन 3-4 महीने बीत जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया पर प्रशासन की चुप्पी ने युवाओं के भविष्य पर अनिश्चितता का साया डाल दिया है। विरोध कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि झारखंड के दूसरे जिलों में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया न सिर्फ शुरू हो गई है, बल्कि कई जगहों पर पूरी भी हो चुकी है। इसके उलट देवघर जिले में न तो कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है और न ही कोई ठोस कदम उठाया गया है। अभ्यर्थी सुमन कुमार ने कहा कि जब राज्य स्तर पर भर्ती का फैसला ले लिया गया है और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई है, तो देवघर के युवाओं के साथ ये भेदभाव क्यों? विरोध कर रहे युवाओं का गुस्सा सिर्फ नौकरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उम्र सीमा से भी जुड़ा है। युवाओं ने कहा कि अगर जल्द ही प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो कई उम्मीदवार अधिकतम उम्र सीमा पार कर जाएंगे और उनकी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। ये सिर्फ एक भर्ती का मामला नहीं है, बल्कि इन युवाओं के सपनों, मेहनत और अधिकारों का मामला है। विरोध करने वालों ने जिला प्रशासन को साफ चेतावनी दी कि आज का विरोध सिर्फ जानकारी देने और अनुरोध करने तक ही सीमित है। अगर जल्द ही होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो आने वाले दिनों में वो सड़कों पर उतरने और बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। युवाओं ने कहा कि वे टकराव नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ वही चाहते हैं जो उनसे वादा किया गया था, एक निष्पक्ष और समयबद्ध बहाली। झारखंड कांग्रेस नेताओं के साथ केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में की बैठक, जनता के प्रति संजीदा रहने के दिए निर्देश। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के महासचिव सह संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने आज सोमवार को दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के विधायकों एवं मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी उपस्थित रहे। इस बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस की ओर से केशव महतो कमलेश ने वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की सफलता के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और केसी वेणुगोपाल को बधाई दी। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि दिल्ली में हुई बैठक के दौरान सभी विधायकों ने पूरी एकजुटता के साथ केसी वेणुगोपाल के समक्ष ये कहा कि हम महागठबंधन के साथ हैं और किसी भी प्रकार का कोई आपसी मतभेद नहीं है।
बैठक के दौरान संगठन महासचिव ने झारखंड कांग्रेस के विधायकों, मंत्रियों और पदाधिकारियों को जनता की समस्याओं को लेकर प्रखर रहने के निर्देश दिए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने राज्य में चल रहे संगठन सृजन अभियान की प्रगति एवं अन्य उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने संगठन प्रभारी को बताया कि राज्य के सभी प्रखंडों में BLA बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई जिले में BLA का पूर्ण रूप से चयन भी कर लिया गया है। ग्राम पंचायत कमेटी, वार्ड कमेटी गठन भी प्रक्रियाधीन है। अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव सह संगठन प्रभारी KC वेणुगोपाल ने झारखंड से महारैली में जबरदस्त उपस्थिति को लेकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, नेता, विधायक दल सहित सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि एकजुटता के साथ सभी विधायक काम करें, मंत्रीगण जनता की समस्याओं के निदान के लिए संजीदा रहें। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भाजपा द्वारा सरकार को अस्थिर करने का प्रयास अफवाहों द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए एकजुटता के साथ तमाम लोगों को रहना होगा, क्योंकि वोट चोरी के अलावा देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी कांग्रेस की है। इसकी मजबूती तभी मिलेगी जब हम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। NIT जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अलर्ट मोड में प्रशासन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 29 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। राष्ट्रपति के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, साफ सफाई और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि कोई कमी न रहे। कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए सरायकेला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और SP मुकेश लुनायत सहित तमाम वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी सोमवार को कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने NIT परिसर का सघन निरीक्षण किया। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया और संस्थान प्रबंधन तथा संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। NIT के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने बताया कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम लगभग 1 घंटे तक चलेगा। इस दौरान वो अपना संबोधन देंगी और BTech और MTech की एक छात्रा को गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगी। इस भव्य समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। दीक्षांत समारोह में लगभग 1000 छात्र छात्राओं के बीच डिग्रियां वितरित की जाएंगी। अपर मुख्य सचिव ने की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक। सरकारी अस्पताल भवनों के कायाकल्प पर जोर। राज्य के अपर मुख्य सचिव AK सिंह ने आज सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे। इस समीक्षा बैठक में राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कई अहम निर्देश दिए। सोमवार की बैठक में NHM के MD शशि प्रकाश झा, अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज, संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला, DIC सिद्धार्थ सान्याल सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। झारखंड के सरकारी अस्पताल संचालन एवं रखरखाव से जुड़े निर्देशों की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने सभी सिविल सर्जनों से उनके जिलों के अस्पतालों की रंग रोगन की तस्वीरें मांगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि मार्च से पहले सभी जिला एवं डिविजनल अस्पतालों का रंग रोगन पूरा कर लिया जाए तथा राज्य की वेबसाइट पर फोटो अपलोड किया जाए। समीक्षा बैठक में अस्पतालों में उपलब्ध मशीनों की स्थिति की समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि आवश्यक मशीनों की तत्काल खरीद सुनिश्चित की जाए। ब्लॉक एवं CHC स्तर पर डॉक्टरों के कार्य का रिव्यू और उन्हें प्रेरित करने के निर्देश भी दिए गए। किसी भी समस्या से विभाग को अवगत कराने को कहा गया। CM हेमंत दिल्ली रवाना। राज्यपाल के बेटे के रिसेप्शन में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को सेवा विमान से दिल्ली गए। वे 16 दिसंबर को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के पुत्र के रिसेप्शन समारोह में शामिल होंगे। 17 दिसंबर को CM के रांची वापस लौटने की संभावना है। बताते चलें कि 10 दिसंबर को राज्यपाल के पुत्र की शादी हुई थी। इस रिसेप्शन में देश भर के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। रांची के मधुकम में अतिक्रमण हटाया गया, सड़क हुई साफ। रांची नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम ने आज वार्ड संख्या 28 के मधुकम इलाके में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। यह अभियान मधुकम स्थित MRF केंद्र से लेकर सब्जी बाजार तक के मुख्य मार्ग पर किया गया। अभियान के दौरान सड़क के दोनों किनारों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। इसमें बांस बल्ली से बनी अस्थायी दुकानें, ठेले और अन्य अवैध संरचनाएं शामिल थीं। निगम की टीम ने 50 से अधिक अस्थायी अतिक्रमण हटाए। निगम की ओर से अतिक्रमणकारियों को दोबारा कब्जा न करने की सख्त चेतावनी भी दी गई। मैया सम्मान योजना। 3.5 लाख महिलाओं के खातों में आने लगी नवंबर की राशि।
मेदिनीनगर जिले में मैया सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं के खातों में राशि भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के अंतर्गत प्रति माह महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। जानकारी के अनुसार नवंबर माह की राशि सोमवार से लाभुकों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है। इसे लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि वे लंबे समय से इस राशि का इंतजार कर रही थीं। सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक नीरज कुमार ने बताया कि इस माह जिले की 3,51,158 महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राशि सीधे लाभुकों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। बताते चलें कि मैया सम्मान योजना से जरूरतमंद महिलाओं को राहत मिल रही है। धनबाद के हीरापुर हटिया की मीट दुकानों में औचक निरीक्षण, 4 व्यापारियों को नोटिस। शहर में मिलावटी और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में सोमवार को हीरापुर हटिया क्षेत्र में मीट दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया, जहां नियमों के उल्लंघन पर 4 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने अपनी टीम के साथ हीरापुर हटिया स्थित मुर्गा, मछली और मीट की दुकानों की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान दुकानों में साफ सफाई, मीट के भंडारण की व्यवस्था और खाद्य लाइसेंस की वैधता की जांच की गई। जांच में सामने आया कि कुछ दुकानदार बिना वैध खाद्य लाइसेंस के मीट की बिक्री कर रहे थे, जबकि कई दुकानों पर खुले में मीट रखा गया था, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का सीधा उल्लंघन है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने दुकानदारों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दुकानों में स्वच्छता बनाए रखना अनिवार्य है और खुले में मीट की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना एवं कानूनी कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने बताया कि हीरापुर हटिया क्षेत्र की मीट दुकानों की जांच के दौरान 4 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह का औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेगा। ओरमांझी में जंगली हाथियों का आतंक, 2 ग्रामीण घायल, क्षेत्र में दहशत। रामगढ़ जिले के ओरमांझी प्रखंड में सोमवार तड़के एक जंगली हाथी के रिहायशी इलाके में घुस आने से अफरा तफरी मच गई। चकला गांव के आसपास खेतों में घुसकर हाथी ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। शोर शराबा होने पर हाथी ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को आबादी से दूर खदेड़ने का प्रयास किया। एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस और वन कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे झुंड से बिछड़े हाथी के करीब ना जाएं और किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बचें। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सर्दी के मौसम में भोजन और पानी की तलाश में हाथियों का जंगल से बाहर निकलना आम हो जाता है। हाल के दिनों में रांची समेत गुमला, लोहरदग्गा और खूंटी जिलों में हाथियों की आवाजाही के कई मामले सामने आए हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों से सतर्क रहने, रात में अनावश्यक बाहर ना निकलने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है। फिलहाल ओरमांझी क्षेत्र में हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। निलंबित आईएएस विनय चौबे की पत्नी को एसीबी ने भेजा नोटिस, पूछताछ के लिए बुलाया। निलंबित आईएएस विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता से एसीबी की टीम मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़े केस में पूछताछ करेगी। इससे पहले एसीबी की टीम 2 बार अलग अलग तिथि को उनके घर जाकर पूछताछ की थी। एसीबी को केस के अनुसंधान के दौरान इस बात की जानकारी मिली थी कि स्वप्ना संचिता विनय सिंह की कंपनी में पूर्व में काम करती थीं, जिसके एवज में उन्हें सैलरी मिलती थी। इस बिंदु पर भी एसीबी ने सवाल पूछे। इसके अलावा अकाउंट में ट्रांजैक्शन से संबंधित बिंदुओं पर भी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान एसीबी को बताया गया है कि मेरे पास आय से अधिक संपत्ति नहीं है। जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं और किए गए सभी वैध माध्यम से किए गए हैं। पूछताछ के दौरान एसीबी को कई सवालों के जवाब नहीं मिले। इसके अलावा आय व्यय से संबंधित स्पष्ट जवाब नहीं मिले, जिसके बाद एसीबी की टीम लौट गई। जरूरत पड़ने पर अब एसीबी उनसे एक बार फिर से पूछताछ करने की तैयारी में है। पलामू में 43 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र स्थित ललगाड़ा गांव से पुलिस ने 43 किलोग्राम कच्चा गांजा बरामद किया है। पुलिस ने गांजा रखने और बिक्री करने के आरोप में तस्कर जयराम उराम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ललगाड़ा निवासी जयराम उराम अपने घर में मादक पदार्थ कच्चा गांजा सुखाकर बेचता है। सूचना मिलने के बाद वरीय पुलिस पदाधिकारी को अवगत कराया गया। उनके निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लेस्लीगंज मनोज कुमार झा के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम ने रविवार की रात करीब 11:15 बजे जयराम उरांव के घर पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान उसके घर से 43 किलोग्राम कच्चा मादक पदार्थ पाया गया। इस संबंध में तरहसी थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। रांची के बेकन फैक्ट्री के फिर खुलने की संभावना बढ़ी। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, जल्द कैबिनेट लाया जाएगा प्रस्ताव।
किसी समय में झारखंड की प्रतिष्ठा न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में बढ़ाने वाली राजकीय बेकन फैक्ट्री के एक बार फिर से शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और खासकर कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसमें विशेष रुचि दिखाई है। फैक्ट्री के फिर से शुरू होने की संभावना इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इसको पुनर्जीवित करने से संबंधित सभी डीपीआर वित्त विभाग पहुंच चुका है। वित्त विभाग से अनुमति मिलते ही इसे कैबिनेट की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के प्रयास से इसी साल बंद पड़ी रांची की कानके की राजकीय बेकन फैक्ट्री का हैदराबाद स्थित नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट (NMRI) की विशेषज्ञ टीम ने निरीक्षण किया था, जिसके बाद नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट (NMRI) ने बंद पड़े बेकन फैक्ट्री को फिर से शुरू करने के लिए सकारात्मक रिपोर्ट दी थी। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस वर्ष अप्रैल माह में अपने हैदराबाद दौरे के दौरान NMRI के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी में संस्थान से आए डॉक्टर एम मुथ्थु कुमार और डॉक्टर योगेश पी गोडकर ने फैक्ट्री का स्थलीय निरीक्षण जून महीने में किया और तकनीकी आकलन प्रस्तुत किया था। इस निरीक्षण के दौरान विशेषज्ञ कमेटी ने यह पाया कि फैक्ट्री का स्लॉटर सेक्शन 70 से 80% तक ठीक हालत में है, जिसे न्यूनतम मरम्मत और संसाधनों से चालू किया जा सकता है। इसके अलावा मशीन रहित संचालन और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जमशेदपुर के मानगो थाना में दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर की तोड़फोड़। जमशेदपुर जिले के मानगो थाना में पुराने विवाद को लेकर रविवार देर रात दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान थाने के अंदर मारपीट और तोड़फोड़ भी की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। डीएसपी ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई की गई और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल 14 दिसंबर रविवार देर रात मानगो थाना परिसर में पुराने मामले को लेकर दो पक्ष ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे हालात बिगड़ गई और थाने में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मारपीट और तोड़फोड़ भी की गई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आई हैं। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद QRT को बुलाया गया। इधर सूचना मिलते ही डीएसपी भोला प्रसाद मानगो थाना पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। घटना की जानकारी के मुताबिक मानगो रोड नंबर 1 पर गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले सड़क पर मारपीट हुई, जिसमें दोनों ओर से 4 लोग घायल हो गए। इसके बाद दोनों पक्ष शिकायत दर्ज कराने थाना पहुंचे, लेकिन वहां पर भी विवाद शुरू हो गया और दोनों आपस में भिड़ गए। सीएम से आमजन सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की मुलाकात, समस्याओं से कराया अवगत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने विभिन्न जन समस्याओं से संबंधित विषयों से अवगत कराया, साथ ही समस्याओं के समाधान किए जाने का आग्रह किया। मौके पर सीएम से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोहरदगा जिला एवं नगर स्तर के कार्यकर्ताओं ने संवाद कर राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। झारखंड की अंडर 17 एथलेटिक्स टीम ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किया कमाल। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की अगुवाई में लखनऊ गई अंडर 17 एथलेटिक्स टीम ने 69वीं राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता में बालक वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में ट्रिपल जंप स्पर्धा में विनीत उरांव ने रजत पदक जीता। वहीं 3000 मीटर दौड़ में संतोष कुमार ने कांस्य पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया। ये प्रतियोगिता गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में 13 से 17 दिसंबर तक आयोजित की गई। देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। टीम का नेतृत्व कोच मैनेजर जटाशंकर पांडे, प्रशांत कुमार और गीतांजलि सिंह ने किया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, परियोजना निदेशक शशि रंजन तिग्गा, प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेदी तिग्गा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग और राज्य खेल प्रकोष्ठ के सदस्यों ने उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।